हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी मॉडल है और अभी तक यही माना जाता है कि यही सही मॉडल है, सबसे ज्यादा सही है। ये भी एक तरह से कहते हैं कि पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन उसके अलग अलग रीजंस है और यही हमारा लेटेस्ट है। और इससे पहले हमने पढ़ रखा है जे थॉमसन, फिर हमारे आए थे रदरफोर्ड, फिर हमारे आए थे बोर, फिर बोर की कुछ गलतियां थी, इसलिए अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो आज हम जानेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो असली में हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं हमारे न्यूक्लियस के अराउंड, वो उसका हम मॉडल जानेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जानने से पहले हमें क्या करना है, क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक क्वांटम नंबर्स बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहले हमें उनके बारे में जानना है, फिर हम आगे आगे पूरा हम मॉडल समझेंगे आराम से। तो पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। इसको एक रिप्रेजेंट करने का जो साइन होता है हमारा, वो हम स्मॉल एन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इन सबके हम फीचर्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या नंबर्स होते हैं, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, वो सब पहले मैं चारों लिख देता हूँ। तीसरा होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और लास्ट होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो ये हमारे 4 होते हैं, एन, एल, एम और एस। अब जान लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो पहली बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, शेल नंबर। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। ये हमें क्या बताता है, शेल नंबर, कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी शेल में है। ठीक है, अभी तक जो अभी हमने KLMN वाले पढ़े थे वो सारे मॉडल गलत है ना, और ये है हमारा सही मॉडल। तो कई बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि क्यों पढ़ाया जाता है अलग। हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि सारा एवोल्यूशन वगैरह कैसे हुआ, है ना, मतलब कैसे कैसे अपना मॉडल ये आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या करना है, ये हमें क्या बताता है, शेल नंबर। और क्या बताता है, ये हमें बताता है एनर्जी। ठीक है, शेल की क्या क्या होगी। अब ये एन जो है, इसकी वैल्यूज क्या होती है, ये मेरा 1 से स्टार्ट होता है हमेशा, 1 2 3 से लेके एन तक, जो भी हमारा नंबर हो। ठीक है, एन तक। अब एजीमुथल एल की वैल्यू क्या क्या होती है, एल की वैल्यू जो होती है वो होती है, अभी धीरे धीरे समझते हैं सब क्या है। अभी धीरे धीरे इसमें है क्या ना, पहले हमें काफी सारे टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ता है जिनको हम नहीं जानते, फिर उन टर्म्स का यूज कैसे होता है तो थोड़ा सा देर से मतलब समझ में आता है। एक बार जब पूरा टॉपिक पढ़ लेते तब ये पूरा कंप्लीटली समझ में आता है, नहीं तो जब तक पढ़ते रहते हैं ऐसा लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एकदम से समझ में आ जाएगा तो जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा अपना। ठीक है, तो अब एल की अपनी वैल्यूज क्या क्या होती है, 0 1 2 3 और कहां तक, n-1 तक होती है बस। ठीक है, अभी ये क्या करते हैं, एक इसके बाद हम टेबल बनाएंगे। पहले देख लेते हैं सबकी वैल्यूज क्या क्या होती है। m की हमारी क्या क्या होती है, m होता है हमारा -L to L, इसकी ये वैल्यूज होती है। अब जैसे अगर मान लो मेरे को L दे रखा था 2, या चलो 1 ले लेते पहले। L अगर मान लो मेरे को दे रखा था 1, तो उसकी क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, m की क्या क्या वैल्यूज होंगी मेरी, -1 0 1, ऐसे ऐसे वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है हमारी, या तो +½ हो सकती है या फिर -½ हो सकती है। इसकी हमारी ये 2 वैल्यूज हो सकती है, +½ और -½ अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारा क्या होगा, +½ होगी इसकी वैल्यू। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वैसे होएगा। अब ये देखो, इसका कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन पाता जैसे अभी तक हम KLMN शेल्स को बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सब शेल्स का स्ट्रक्चर वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, देखते हैं क्या है। तो जो L होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें क्या देता है, शेल नंबर देता है। ठीक है, ये हमें सबशेल देता है बेसिकली, सबशेल्स क्या क्या होंगी। ठीक है, तो एक बार जरा इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर वो पूरी टेबल बनाएंगे, अच्छे समझेंगे कैसे हमारा मॉडल वर्क करता है। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है अपना, तो जब L की वैल्यू अपनी 0 होगी
तो हमारी सबशेल कौन सी होगी, एस सबशेल होगी। यहाँ पे मैं सबशेल का नाम लिख देता हूँ और सबशेल दिखती कैसे है वो भी बता देता हूँ। तो जो एस सबशेल होती है वो होती है हमारी स्फेरिकल, ऐसी दिखती है कुछ। जब एल की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, जब एल की वैल्यू होती है हमारी 1 तो उसको हम क्या बोलते हैं, पी सबशेल। वो सबशेल दिखती है कुछ, ये था हमारा क्या, स्फीयर, और ये क्या बना दिया मैंने, डम्बल। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, डम्बल बन गया। जब एल की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरा डी। इसमें क्या होता है, एक डंबल ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है, तो 2 डंबल बना दिए, इसलिए क्या बन जाएगा मेरे, डबल डंबल। ठीक है, और इसके बाद अपना क्या आ गया, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो सबशेल कौन सी आ गई अपनी, एफ। इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए हम बनाते नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्वांटम नंबर्स क्या क्या होता है। अभी धीरे धीरे हम समझेंगे कि पूरा क्या होता है अपना। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। अभी हमने पढ़े 4 क्वांटम नंबर्स, n की वैल्यू पढ़ ली 1 2 3, ये सब यूज होएगा तभी उससे हमारा क्वांटम नंबर बनेगा। तो अभी के लिए बस आप ये मान के चलो, थोड़ा सा मैथ्स की तरह समझ के चलो कि n हमारा 1 2 3 है, l को हमें क्या लेना है, 0 to n-1 लेना है। m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -l से l तक हो सकती है, और ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जो s होता है ये क्या हो सकता है, +½ या फिर -½ फिर हमने सबशेल्स के बारे में बात करी। सबशेल्स बेसिकली क्या होती है, एक मान लो शेल है बहुत बड़ी सी कि n1 2 3, मान लो थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर मेरी कुछ कुछ सबशेल्स भी हो सकती है, s भी हो सकती है, p b d भी, क्या क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या होती है, सबशेल्स हो जाती है उसके अंदर। तो जब l की वैल्यू अपनी 0 होगी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपना s, जब 1 होगी तो क्या बनेगा p डंबल शेप, जब 2 होएगा तो d डबल डंबल, और f हमारा काफी कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए हम उसका बनाते नहीं है हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं एक प्रॉपर टेबल बनाने जा रहा हूँ। उसमें मैं क्या करूंगा, सबकी वैल्यू सारे केसेस लूंगा कि जब n 1 होएगा तो उसकी l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, s की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो पहले ये अच्छे से आना चाहिए, ये अगर समझ आ गया कि वैल्यूज क्या क्या लेनी है उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं जिससे हमें पता लगेगा कि पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कैसे होता है। तो देख लेते हैं, पहले अभी आपको बात पता होनी चाहिए कि हमारी n l m f की ये क्या क्या वैल्यूज होती है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे n। ठीक, अब n की मैंने कहा थी 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं l की। l कहां से स्टार्ट होता है, 0 से n-1 तक। n-1, n की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 0 बचा। ठीक, 0 लिख देना, अभी कुछ नहीं करना। और n की वैल्यू क्या क्या होती है मेरी, -l to l होती है, लेकिन यहाँ पे l क्या है अपना 0 ही है, तो इसकी भी क्या होगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं s के बारे में। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या हो सकता है, वो हर केस में हमारा +½ और -½ होगा। अभी पढ़ते हैं क्या होता है वो। ठीक है, ठीक, अब बात कर लेते हैं n की अगर वैल्यू मेरे पास 2 है तो क्या क्या बन सकता है मेरा, तो मेरा 2 पे क्या बन सकता है, l की वैल्यू एक हो सकती है 0, एक हो सकती है 1, क्योंकि 0 से n-1 तक होती है। तो n-1 क्या होएगा, 2 - 1 1 होगी, और l की कहां से स्टार्ट होती है, 0 और 1, तो ये हो सकती है n = 2 पे। इसका क्या हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 0 का तो 0 रहेगा। m की वैल्यू क्या क्या होती है, m होता है अपना -l to l, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -1 0 और 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं n जब अपना 3 है तो क्या हो जाएगा, 0 1 और 2 हो जाएंगी इनकी वैल्यूज, बिल्कुल हो जाएंगी। तो इसकी क्या क्या वैल्यू सकती है, इसकी 0 रहेगी, इसकी रहेगी -1, 0, 1, और 2 की क्या रहेगी, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं n जब अपना क्या होगा, 4 में क्या क्या वैल्यूज हो सकती है n-1 तक, 0 1 2 3। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, m अपना क्या हो जाएगा इसमें, 0 के केस में 0, 1 के केस में -1 0 1, 2 के केस में -2 -1 0 1 और 2, और 3 के केस में क्या क्या हो जाएगा, -l to l लिखना है अपने को, क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है अभी अपने को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 0 पे क्या होती है, कौन सी सबशेल होती है हमारी, s होती है। ठीक है, 0 पे s होती है, 1 पे कौन सी सबशेल होती है, p होती है। अगर आपको याद नहीं है भी मैंने मिटा दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो l अपना जब 0 1 2 3 होएगा
तो सबशेल मेरी क्या क्या होगी, सबशेल मेरी हो जाएगी SPDF, ठीक है, यही होती है। इसमें क्या देंगी SPD, इसमें क्या देंगी SPDF, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि बेसिकली जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, इसकी अगर एक वैल्यू है मतलब कि एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान समझते हैं होता क्या अपना, पहले तो एक होता है अपना n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक मेन शेल होती है। L जो होता है हमारा, वो होती है उसके अंदर की सबशेल्स, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही सबशेल है S। जब N2 है तो उसके अंदर क्या है, अपनी दो सबशेल्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे करूंगा थोड़ा सा गंदा ना हो जाए, ठीक है, ये और ये अलग अलग है सबके केसेस, ठीक है। और इनमें भी ये है अलग ऐसे, फिर ये भी ऐसे, ठीक है। तो अब ऑर्बिटल क्या होती है, ध्यान से आराम से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक ये मैं कहूं ये ऑर्बिटल है कुछ, तो ऑर्बिटल बेसिकली होता क्या है, एक बॉक्स होता है, ऐसा एक बॉक्स होता है, और इस बॉक्स में, इस एक बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ये आधा एरो बना देते हैं ऐसे, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो हम बना देते हैं ऐसे। बेसिकली आधा एरो बताने क्या चाह रहा है कि ये वाला जो हमारा है वो अपना घूम रहा है कुछ भी अपना क्लॉकवाइज, ठीक है। इसकी वैल्यू अपनी क्या ले लेंगे, S की +½ और ये जो अपना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसको क्या ले लेंगे, -½ तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज घूम सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। दोनों कभी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में नहीं घूम सकते। ये आगे हम 3 रूल्स पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो अभी एक और बात जो ध्यान में रखनी कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, उसके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। भाई मान लो N1 है, L ये 0 है, M 0 है, लेकिन जब S की बारी आएगी तो +½ -½ कुछ ना कुछ होएगा। दोनों का कभी भी +½ नहीं हो सकता। दो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एटम में, ठीक है, उनका जो हमारा चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 सेम हो सकते हैं लेकिन 4th हैज टू बी डिफरेंट। अगर चौथा सेम आ रहा है तो कुछ गलती है, ठीक है। तो बेसिकली जो M होता है, M की अगर एक वैल्यू है तो ये एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब M की यहाँ पे सिर्फ 0 वैल्यू थी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ एक ऑर्बिटल और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से 0 है तो यहाँ पे फिर से एक ऑर्बिटल और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स। जब मेरी 3 वैल्यूज आ गई, मतलब क्या, मतलब कि मेरी 3 ऑर्बिटल बनेंगी, 3 ऑर्बिटल बनेंगी तो होएगा क्या, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अभी रूल्स पढ़ेंगे हम इसके आगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं, एनर्जी कैसे लेनी है, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आउटबाउज रूल, हुंस रूल, ठीक है, अभी पढ़ेंगे वो क्या होता है, ठीक है। तो जब हमारी M की 3 वैल्यूज है तो हमें 3 ऑर्बिटल लेनी है। तो थोड़ा सा अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे कि ये मेरी 0 पे कौन सी वैल्यू थी, S सबशेल थी। S सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबशेल्स और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसमें। तो जो S सबशेल है उसमें मेरे कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। अब ये कौन सी है मेरी, L की वैल्यू 1 है, मतलब P सबशेल है। P सबशेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। भाई 3 ऑर्बिटल बन गई, 3 M की वैल्यू वाली थी, 3 ऑर्बिटल बन गई, क्या हो जाएगा अपना, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं D में कितने बनेंगे। वैसे देखो इसका फिर से 0 का 1 बन जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या बन जाएगा, तीनों बन जाएंगे ऐसे, ये बन गया। अब जब हमारी L की वैल्यू 2 है तो हमारी M की वैल्यू चल जाएगी -L2 है, -2 -1 0 1 2। कितनी वैल्यूज है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है, मतलब क्या बनेगी, 5 ऑर्बिटल बनेंगी। 5 ऑर्बिटल बनेंगे तो क्या करेंगे, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, बिल्कुल डाल सकते हैं, डाल दिए। तो ये हमारी क्या है, डी शेल है। देखो ये हमारी S थी, ये भी S थी, ये P थी, ये S थी, ये P थी, ये कितनी थी, D थी। तो D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कितना बन जाएंगे अपने, 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करनी है बस हमारे F की लास्ट की। एक बार इसको भी फटाफट बना लेते हैं। 0 पे कितना बन जाएगा अपना, 2 आ देंगे, ठीक है। S सबशेल में P सबशेल 3 वैल्यूज कितने आ देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ देंगे। 5 वैल्यूज है अगर, तो क्या करना है, इसमें कितने आ देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ देंगे। अब F जो है, L की वैल्यू क्या है मेरी 3, तो M की वैल्यू क्या करेगी मेरी, -3 to 3।
-3 -2 -1 0 1 2 3 ये हमारी m की वैल्यूज होंगी और जितनी m की वैल्यूज उतनी हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये बेसिकली हमें क्या बता देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी। ठीक है, हमें ये बता देता है। अब सात, इसमें कितनी वैल्यूज है, 7 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 7 बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सब में क्या कर देना है, 2 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है। अब 7 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 2 14, तो मैक्सिमम f में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 14 हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया, बढ़िया है। तो n की हमारे ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर हमारा एजीमुथल, फिर m की जितनी वैल्यूज आती है वो सब, और इन सब में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, एक की वैल्यू हमारी s की +12 है, एक की हमारी -12 है। एक ऑर्बिट क्या होती है बेसिकली, एक बच्चों का छोटा सा डाउट आता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल या डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऑर्बिट बेसिकली हमारी ये होती है 1 2 3 4 कौन सी शेल में है, और ऑर्बिटल होता है ये एक डब्बा, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो हमने अभी समझ लिया कि s में कितने होते हैं, p में कितने होते हैं, d में कितने, f में कितने। ठीक है, अब इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमें कैसे करनी थी, अभी तक तो हम ऐसे कर देते k में 2 डाले, l में 8 डाले, ऐसे ऐसे कर दिए k l m n में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वैसे नहीं करनी है, अब ये s p d f के फॉर्म में करनी है। तो अब इसको लिखना कैसे है, अभी तक हमने ये समझा, इसीलिए समझा था कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस पे पूरा केमिकल बॉन्डिंग डिपेंडेंट है। अगर ये आपको समझ नहीं आया एसपीडीएफ, ठीक है, अभी हम आगे इनके एसपीडीएफ के शेप्स के बारे में बात करेंगे कि इनके ऑर्बिटल का क्या क्या शेप होता है। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया, आपकी केमिकल बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, और अगर केमिकल बॉन्डिंग वीक होगी तो पूरी ऑर्गेनिक वीक हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अगर ये समझते हो तो काफी केमिस्ट्री, आधी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। ठीक है, लिटरली आधी आसान हो जाएगी। तो क्या है, ये अपने को अच्छे से समझना है। अगर नहीं आए तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा अपना, ये आ गई सारी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी कैसे है, क्वेश्चन तो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक ई डॉट सी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। तो पहले देखो, अभी देखते हैं कि भरना कैसे, वो हमें 3 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अब पहले क्या है मेरा, 1 पे क्या है, एस है, एस में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स भरने तो मैं कैसे करूंगा, 1s2 लगा दूंगा ऊपर, जैसे कोई एसएल क्यूब लगा दे, वहां ऊपर लगा दूंगा सुपर स्क्रिप्ट में 2, 1s2। उसके बाद क्या है अपना 2s, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे 2s2। ठीक है, इसके बाद कौन सा अपना 2p, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कैसे लिखूंगा 2p6। ठीक है, उसके बाद क्या अपना 3s, s में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3s2। फिर क्या आ सकते हैं अपना 3p6। ठीक है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, अभी एक हमें छोटा सा रूल पढ़ना पड़ेगा कि 3p के बाद ना, 3p के बाद कभी भी 3d नहीं लगेगा अपना। क्यों नहीं लगेगा, अभी इसका रूल पढ़ते हैं, इसको एक बार मिटा दूंगा। ठीक है, अभी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये समझ लेते हैं, उसके बाद वो 3 रूल पढ़ते हैं ना। 3p के बाद हम क्या पढ़ते हैं, 4s भरते हैं, उसका भी रूल बताऊंगा कैसे है। ठीक है, तो अगर अभी मान लो एक छोटा सा नंबर लेते हैं जिसमें अभी वो एक्सेप्शन ना है, मान लो मेरे को सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिसका एटॉमिक नंबर है मेरा 11, तो कैसे लिख सकते हैं उसको, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। उसके बाद क्या आ रहा है 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा 3s1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 2 4 6 10 1 11। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की कर देंगे। अगर हम किसी और की करना चाहें, मान लीजिए फ्लोरीन की करना चाहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z9 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2, 4 भर गए, 5 और भरने, बेसिकली इसके बाद क्या आएगा 2p, इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, लेकिन मेरे को 5 ही भरने, तो मैं क्या कर दूंगा 2p5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगी। अब इसके बाद हमें पढ़ने 3 रूल्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के कुछ रूल्स भी होते हैं ना, ऐसे अपने मन मुताबिक तो नहीं कर सकते ना कि 3p 3d ऐसे भरते चले जाए। तो हमें आपबाउस प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ये सब पढ़ना है। तो एक बार रूल्स पढ़ने से पहले हम अपना ऑर्बिटल्स का शेप भी जान लेते हैं। अभी तो हमने मोटा मोटा शेप जाना था, p d का कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं क्या क्या होगा। तो पहले हम शेप्स बना लेते हैं। ठीक है, p ऑर्बिटल का क्या क्या हो जाएगा, इसके 3 बनते हैं।
ठीक है, 3 ऑर्बिटल होती है तो इसके क्या बनेंगे, 3 शेप्स बनेंगे। पहला क्या बनेगा अपना, इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। फिर एक अपना क्या बन जाएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस पे तो पी वाई। और फिर एक अपना बन जाएगा, एक z एक्सिस बना लेंगे और z एक्सिस पे एक डंबल बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा पी जेड। ठीक है, तो अपने 3 ऑर्बिटल के शेप है, इसको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल में अपने कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होती है, तो हमें 5 के बारे में ही बात करनी है। पहले बात कर लेते हैं डी एक्स वाई के बारे में। एक एक्स एक्सिस बनाई, एक वाई एक्सिस बनाई, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। इसमें क्या होता है, दोनों साइड एक में पॉजिटिव पॉजिटिव एक में नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब एक देख लेते हैं डी वाई जेड, वो कैसे बनेगी। तो एक बस सेम लेना है, एक बार वाई एक्सिस ले लो एक में जेड एक्सिस ले लो और ऐसे ही बना दो। ठीक है, हो सकता है बुक में आपके जेड एक्सिस भी बना दिए हो इसमें, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो, बात वही है। ठीक है, और अपना क्या बच गया, डी एक्स जेड बच गया। ठीक है, उसमें क्या कर दो, एक एक्स एक्सिस ले लो एक जेड एक्सिस ले लो, ऐसे ये एक ऐसे ये। ठीक है, इसमें भी ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो हमारे ये हो गई कितनी, 1 2 3। अब जो हमारी फोर्थ है वो कैसे, वो क्या अपनी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। उसको कैसे बनाना है हमें, एक ले लेंगे x एक ले लेंगे y और ये इन्हीं एक्सिस पे ही बनती है, ये वाली ऐसे बन जाती है। फिर एक हमारी फिफ्थ हमारी कौन सी, डी जेड स्क्वायर। बेसिकली ये क्या होती है, ये एक्स एक्सिस एक जेड एक्सिस पे अपना ऐसा, और बाहर में ये पॉजिटिव रहती है दोनों, और बाहर क्या होती है अपनी एक रिंग होती है। ठीक है, ये जो अपनी रिंग होती है ये नेगेटिव होती है, तो ये अपनी बन जाती है डी जेड स्क्वायर। तो ये बेसिकली ऑर्बिटल का शेप है। कभी कभी हो सकता है पूछ ले, लेकिन अगर केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ने जाओगे तो उसमें एटलीस्ट आपको पी का तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, बिना अगर पी का पता है तो आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो अब ये हमारे हो गए शेप्स। अब पढ़ लेते हैं आउटबाउंस प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, आउटबाउंस प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, ए यू। आउटबाउंस प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम है पहले उसमें हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, तो बेसिकली इनका क्या है, n+l रूल है। n+l रूल है, जिसमें भी n+l हमारा कम हो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि पहले यार 3d में भरना चाहिए इलेक्ट्रॉन या 4s में भरना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n+l रूल लगा देंगे। n पता है यहाँ पे हमें 3 है और d की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, l की वैल्यू 2 होती है ना, तभी तो अपना d बनता है। तो ये कितना आ जाएगा 5, और 4s में कितना आ जाएगा अपना 4 + 0। तो पहले इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो बेसिकली पहले हमें किस में इलेक्ट्रॉन भरना है, 4s में, n+l जिसका कम हो, है ना। अभी यही एक और बात देख लेते हैं, ये तो अगर हमें समझ आ गई कि कम किस में आएगा तो हो जाए। इनकेस कभी सेम आ जाए तो क्या करना है, मान लेते हैं कि जैसे अगर हमें कंपेयर करना है 4p और क्या ले लें 5s ले लें, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो p की अपनी वैल्यू कितनी है कि 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 5 + 0 5, दोनों सेम आ गए। अब n+l रूल का क्या करें, पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालें, तो जिसका हमारा n छोटा होएगा ना उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, जिसका n हमारा लोअर होएगा वो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो बेसिकली आप उस प्रिंसिपल यही है, डेफिनेशन आप याद कर सकते हो बुक से। ठीक है, डेफिनेशन में ये लिखाई जाती है और बेसिकली रूल का ये काम होता है। तो ऐसे हम अब याद कैसे रखें इसमें क्या क्या डालना है, तो इसलिए सिंपल से बना सकते हैं, ऐसे बना देते हैं 1s, फिर क्या होता है अपना 2s 2p होता है, फिर क्या होता है अपना 3s 3p 3d, फिर क्या होता है अपना 4s 4p 4d 4f, फिर अपना क्या जाता है 5s 5p 5d 5f, फिर उसके नीचे अपना 6s 6p ऐसे चलता चला जाएगा।
तो बेसिकली करना क्या है, ऐसे आना है, ठीक है, फिर वापस घूम जाना है, घूम गए, फिर आएंगे वापस 2s पे, फिर वापस घूम जाएंगे। तो पहले भरना है 1s में, वापस गए, फिर किस पे है 2s पे। अब वापस जाता है, पहले आएंगे 2p पे, पहले 2p में भरा, फिर 3s में भरा, फिर क्या करें, घूम गए वापस घूम गए। उसके बाद किस में भरेंगे, 3p में भरेंगे, 3p में भरने के बाद 4s में भरेंगे, 3p के बाद 4s में, फिर वापस घूम जाएंगे, फिर 3d 4p 5s ऐसे ऐसे भरेंगे। अब इससे हमें आसानी से क्या पता लग गया कि पहले 1s में भरना है, फिर घूम के वापस गए 2s। तो पहले इसका लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या है अपना, पहले क्या हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा अपना 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2s के बाद घूम के गए, क्या आ जाएगा अपना 2p6, फिर क्या आ जाएगा अपना 2p के बाद किस में भर रहे हैं, 3s में भर रहे हैं, ठीक है, 3s2, फिर किस में भर रहे हैं घूम के, 3p में, 3p6। अब जो मेन डाउट था कि 3p के बाद हम 4s में भरते हैं, चाहे n+l रूल से चेक कर लो, चाहे ऐसे याद रखने के लिए। अब देखो ऐसे तो निकाल नहीं सकते ना कि n+l किसका कम है, n किसका छोटा है, ऐसे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हो गया एग्जाम। तो क्या हो जाएगा अपना 3p के बाद 4s में, ठीक है, तो इसके बाद 3p6 4s2, फिर क्या करेंगे 4s के बाद जब घूमे तब क्या करेंगे, फिर 3d में भरेंगे, 3d10, फिर क्या आएंगे 4p6 5s2, 4p6 5s2। तो ऐसे ऐसे अपना धीरे धीरे भरते रहेंगे जितने भी हम इलेक्ट्रॉन बोले। तो ऑर्डर ये रहेगा बेसिकली, ऐसे आप याद कर सकते हो कि ये पहले ऐसा है, फिर घूम के ऐसे 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 चलेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल बेसिकली यही है, n+l रूल, और अपना ये बना के हम आराम से देख सकते हैं। फिर आ जाता है अपना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। डेफिनेशन में नहीं लिखा है, डेफिनेशन आप बुक से भी देख सकते हो, ठीक है, याद ही करनी होती है वो, तो बस मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली ये क्या कहता है हमारा, ये इसका बस छोटा सा रूल है कि जो अपनी ऑर्बिटल होती है ना, ऑर्बिटल में कभी भी दो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज नहीं हो सकते, ना ही दो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एंटी क्लॉकवाइज हो सकते। ये रहेंगे तो एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ये नहीं हो सकता, सिर्फ ये हो सकता है, ठीक है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का बस ये कहना था कि दो जो हमारे उनकी s की वैल्यू नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की प्लस हाफ हो या दोनों की माइनस हाफ हो, एक की अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ होनी पड़ेगी, या फिर वाइस वर्सा। तो अपने दोनों रूल पढ़ लिए, एक आउटबाउंस, एक पॉलीज एक्सक्लूजन। फिर एक अपना लास्ट रूल आता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल बेसिकली क्या कहता है कि मान लो मेरी कोई भी है ऑर्बिटल, कि जैसे मान लो मेरी एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, और मेरे को कुछ p4 में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, नहीं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करना, पहले क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन सारी ऑर्बिटल में भरो, इसमें भी भरा है, इसमें भी भरा है। अब जब सारी में एक एक भर जाए उसके बाद दूसरा दूसरा भरना चालू करो, तो 3-4 ऐसे भरते हैं, ठीक। अब यही अगर बात होती है अपना डी ऑर्बिटल की, कि डी में अपने को 7 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरेंगे, पहले क्या करते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, अभी 2 बचे, अब चालू करेंगे इधर इधर भरना। ऐसे नहीं कर सकते कि 2 2 2 और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दे, वो गलत हो जाएगा। तो हुंड्स रूल बेसिकली अपना ये कहता है कि हमारा हमेशा पहले सब में एक एक भर देना चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमें दूसरा दूसरा भरना है। तो बेसिकली ये समझ के आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। शेप्स ऑर्बिटल्स की पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, और मैंने आपको बताया जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कम आती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये समझ लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, आपकी केमिस्ट्री मतलब बहुत आसान हो जाएगी आगे। कई बार क्या होता है बच्चों की ये भी रह जाता है, फिर वो आगे डिफिकल्टी होती है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, ठीक है। आपको क्लास 11th का पूरा पीसीएम से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा चैनल पे, आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप हैशटैग यूज कर सकते हो आस्क हर्ष, जिससे आप बोल सकते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। बाकी अपना सीरीज में सारा आता रहेगा, और till then bye bye, take care, do like, share, comment and subscribe, and keep studying, all the best.